बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं और हमने आर्टिकल नंबर 160 तक पढ़ लिए हैं और ऑनवर्ड हम 161 से 184 तक इंशाल्लाह आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आज का जो पहला आर्टिकल है वो 161 है और ये चैप्टर जो है 13 है। चैप्टर डील करता है विद अपील, रिव्यू एंड रिवीजन के हवाले से। चैप्टर नंबर 161 अपील के हवाले से डील करता है कि अपील किस किस को की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, किन डेज़ के अंदर की जा सकती है। ये सारी इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे और इस सेक्शन के अंदर, पहले सेक्शन के अंदर 161 के अंदर हम अपील के बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि अपीलेट की हायरार्की क्या होती है। अपीलेट का मतलब है कि किस शख्स को अपील की जाती है। ऑर्डर अगर असिस्टेंट कलेक्टर ने पास किया है तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील आप कर सकते हैं कलेक्टर को। अगर असिस्टेंट कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया है या किसी भी वो ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर हो सकता है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का, तो उसकी अपील आप कलेक्टर को कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर ऐसा है जिसको कलेक्टर ने पास किया है तो इसके खिलाफ अगर आपने अपील करनी है तो वो आप कमिश्नर को कर सकते हैं। कमिश्नर को आप एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या EDO भी बोलते हैं। अगर कोई ऐसा डिसीजन है, ऐसा ऑर्डर है जिसको पास एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि कमिश्नर ने किया है तो उसकी अपील आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कर सकते हैं, लेकिन ऑन पॉइंट ऑफ लॉ नहीं कर सकते। कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रोवाइजोस भी हैं इसमें जो एक्सेप्शंस जिनको कहते हैं हम। वो कहता है कि अगर ओरिजिनल ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, अगर ओरिजिनल ऑर्डर कंफर्म हो चुका है तो उसके हवाले से फर्दर सेकंड अपील नहीं की जा सकती। दूसरी बात, अगर कलेक्टर जो है वो ऑर्डर को मॉडिफाई या रिवर्स कर देता है, अगर कलेक्टर इसको मॉडिफाई या रिवर्स कर देता है तो जो EDO है या जो कमिश्नर है उसका डिसीजन फर्दर अपील पर फाइनल होगा। उसका डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी ऑर्डर जो रिव्यू में पास हुआ है उसको हम ओरिजिनल ऑर्डर ही तस्वर करेंगे। रिव्यू मतलब जो कलेक्टर ने मॉडिफाई या रिवर्स किया है, कलेक्टर की मॉडिफिकेशन या रिवर्सिंग के नतीजे में जो ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर को हम ओरिजिनल ऑर्डर ही तस्वर करेंगे। देन है नोटिस रिक्वायरमेंट। वो कहता है कोई भी ऑर्डर कंफर्म, चेंज या रिवर्स नहीं हो सकता ऑन अपील विदाउट रीजनेबल नोटिस। जब तक कोई रीजनेबल नोटिस अफेक्टेड पार्टीज की तरफ से ना दिया जाए तो कोई भी ऑर्डर कंफर्म, चेंज या रिवर्स नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद हम सेक्शन 162 को डील करते हैं। वो सेक्शन 162 जो है वो लिमिटेशंस फॉर अपील से डील करता है कि कितने दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। अगर आप अपील कर रहे हैं कलेक्टर को तो कलेक्टर को आप 30 डेज़ के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑर्डर से ये डेज स्टार्ट होते हैं। जिस डेट को ऑर्डर पास हुआ उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आप कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। अगर आपने EDO को अपील करनी है तो वो 60 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को करनी है तो वो 90 डेज़ के अंदर आप अपील कर सकते हैं। अपील के बाद बारी आ जाती है रिव्यू की। रिव्यू का मतलब है कि वही ऑफिसर अपने ही डिसीजन को देख ले दोबारा से। वो कहता है कि कमिश्नर, कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर अपने ही मोशन को, अपने ही ऑर्डर को, अपने ही एक्शंस को रिव्यू कर सकता है जो उन्होंने खुद पास किया है या उनके प्रेडिसेसर ने पास किया है। और उनको रिव्यू करने के बाद वो चाहे तो उसको मॉडिफाई, रिवर्स या कंफर्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस पर्सन को उस मोशन से, उस ऑर्डर से कोई इशू हुआ है, जो अग्रीव्ड पर्सन है, जिसको नुकसान हो सकता है या कोई भी मसला हुआ है, वो भी रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। वो अप्लाई कब करेगा, किन ग्राउंड्स पे करेगा? हो सकता है कि उसको कोई न्यू एविडेंस मिल गया हो, कोई उसने मिस्टेक या एरर देख ली हो, या उसके पास कोई और सफिशिएंट रीजंस हो। इन चीज़ों की बेस पे वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। रिव्यू के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? वो कहता है प्रेडिसेसर, एक तो मैंने कहा कि प्रेडिसेसर का ऑर्डर और एक खुद का ऑर्डर। वो कहता है प्रेडिसेसर का मतलब है कि एक EDO है, उससे पहले जो EDO था उसने कोई ऑर्डर पास किया था, उसी के ऑर्डर को वो फिर किसी और जगह ट्रांसफ़र हो गया या रिटायर हो गया, जो भी है, उसी के ऑर्डर को अब नया जो EDO आया है उसने चेक करना है, उसने रिव्यू करना है। वो कहता है EDO या जो कमिश्नर है वो इस रिव्यू के लिए
उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाज़त की ज़रूरत होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सैंक्शन का मतलब है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाज़त की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगर कलेक्टर है, कलेक्टर को ईडीओ की ज़रूरत होती है, या कोई और ऑफिसर है, उनको अपने से इमीडिएट सुपीरियर की ज़रूरत होती है। यहाँ देख लें आप, जो इमीडिएट सुपीरियर है उसी की इजाज़त से वो प्रेडेसेस के ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं। वो कहता है कि एप्लीकेशन जो रिव्यू के हवाले से है वो 90 दिन के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, अगर 90 दिन से लेट हो गई तो उसकी लेट होने की रीजंस को जस्टिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा पार्टीज़ जिनके हवाले से ये केस था, उन पार्टीज़ को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, और नोटिस के बाद उन पार्टीज़ की हेयरिंग करनी चाहिए। उनको हेयरिंग किए बगैर, उनकी बात सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। इसके अलावा कहता है कि कोई भी ऑर्डर जो अंडर अपील है उसको रिव्यू नहीं कर सकते आप। अंडर अपील जो ऑर्डर है उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि अगर लॉयर ऑफिसर ऑफिस छोड़ चुका है या वो ऑफिस में ज़्यादा देर तक नहीं है, तो कलेक्टर जो है वो एक्ट एज सक्सेसर इन ऑफिस फॉर रिव्यू पर्पसेस। मतलब कि कलेक्टर के अंडर जो भी असिस्टेंट कलेक्टर एटीसी होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी हैं, वो कहते हैं इनमें से कोई रिटायर हो गया या वो ट्रांसफ़र कहीं हो गया तो कलेक्टर खुद उनके केसेस को रिव्यू करेगा। और वो कहता है कोई भी अपील, नो अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग रिव्यू आर कन्फर्मिंग आ प्रीवियस ऑर्डर ऑन रिव्यू। प्रीवियस ऑर्डर के हवाले से जो कन्फर्म या रिफ्यूजन हुई है उसके हवाले से कोई अपील नहीं की जा सकती। इसके बाद रिवीजन आ जाती है, अपील, रिव्यू और रिवीजन। रिवीजन जो है उसको डील करता है सेक्शन 164। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी टाइम पे 90 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन से 90 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ एनी केस के लिए बुला सकता है जो अभी पेंडिंग है। किसके सामने पेंडिंग है? सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के अंदर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 90 दिन के अंदर अंदर किसी भी केस को मतलब कि कॉल कर सकता है जो उसके अंडर किसी ऑफिसर के सामने पेश है, उसने अभी फैसला करना है, वो फैसले की कोशिशों में मसरूफ़ है। ईडीओ या कलेक्टर जो है वो भी सेम अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के हवाले से कर सकते हैं। वो कहता है अगर कलेक्टर जो है वो सोचता है कि ऑर्डर जो है ये चेंज होना चाहिए, कलेक्टर सोचता है, पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद कलेक्टर सोचता है कि इस ऑर्डर को चेंज होना चाहिए, वो अपनी ओपिनियन को ईडीओ के सामने रखेगा। ठीक हो, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो या ईडीओ जो हैं वो ऑर्डर को उस तरह जैसे उनको फिट लगे वैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर पास नहीं कर सकता डायरेक्टली। कलेक्टर क्या करेगा, अपनी ओपिनियन को ईडीओ के सामने रखेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ईडीओ के में पास एन ऑर्डर एज दे डीम फिट। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि कोई भी मॉडिफिकेशन किसी भी अफसर ने करनी है या रिवर्सिंग करनी है वो कभी भी दोनों पार्टीज़ को सुने बगैर नहीं की जा सकेगी। ठीक है, ये चीज़ इसको डील करती है। सेक्शन 165 वो कहता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूशन। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूशन, प्रोसीडिंग्स को रोकना या उनकी एग्जीक्यूशन को रोकना सेक्शन 165 डील करता है रिवीजन के दौरान। वो कहता है कि जब आप एक अपील दायर कर रहे हैं या रिवीजन दायर कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर को रोकेगी नहीं। जब आप मतलब कि एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया है कोई ऑर्डर, वो कहता है कि अगर आप उस ऑर्डर के हवाले से अपील या रिवीजन दायर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको रोक नहीं देगी। जो अपीलेट है या रिवीजन अथॉरिटी है वो अगर ऑर्डर करे, अपीलेट मतलब जिसके सामने अपील की गई है, जिस ऑफिसर के सामने अपील की, अगर वो या कोई रिवीजन अथॉरिटी कोई भी है वो जब तक स्टे का ऑर्डर ना दे तब तक स्टे नहीं लग सकता। वो कब ऑर्डर देता है, ये मतलब कि अपीलेट या रिवीजन पार्टी कब ऑर्डर देता है, जब कोई सब्सटेंशियल लॉस का खतरा हो, या एप्लीकेशन डिले से पेश की गई हो, या फाइनल डिसीजन के हवाले से उसकी कंप्लाइंस के हवाले से सिक्योरिटी दी गई हो, देन वो इसको मतलब कि स्टे कर सकता है। अगली बात, ये पहले भी हमें पढ़ चुके हैं
सेक्शन 166 डील करता है क्लरिकल मिस्टेक से। वो कहता है कि अगर रिवीजन या अपील या ईटीसी के दरमियान कोई एरर आ जाती है, एक्सीडेंटल स्लिप हो जाती है, उसको इसी ऑफिसर ने कलेक्ट करना होगा और उसी या उसके सक्सेसर ने जो उसके बाद आया है उसने करेक्ट करना होगा। वो कहता है, इसके बाद कहता है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन। वो कहता है पीरियड फॉर अपील, रिव्यू या रिवीजन विल बी गवर्न बाय लिमिटेशन एक्ट 1908। ये जो पीरियड है, कितने टाइम के लिए अपील, रिव्यू या रिवीजन का पीरियड है, इसको कौन डील करेगा, कौन सा एक्ट इसको गवर्न करेगा? लिमिटेशन एक्ट 1908, या ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम चैप्टर 14 की तरफ जाते हैं। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। ये सप्लीमेंटल प्रोविजन से डील करता है। सप्लीमेंटल प्रोविजन, इसमें सबसे पहले हम रेवेन्यू डिपॉजिट्स के हवाले से कुछ सेक्शंस देखते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 168। इसमें सप्लीमेंटल प्रोविजन में कौन सा सेक्शन? सेक्शन 168। सेक्शन 168 डील करता है पावर टू डिपॉजिट सम्स अदर देन रेंट। रेंट के अलावा जो पैसे या जो मनी डिपॉजिट करनी है उसकी पावर किसके पास है? वो कहता है कि अगर किसी शख्स ने कोई मनी पे करनी है एज अ रेंट, या कोई मतलब कि किसी भी तरह की कोई मनी पे करनी है, और जिसको वो पे करने जा रहा है किसी हेडमैन को या लैंड ओनर को, वो इसको लेने से इनकार करता है, या अगर ले लेता है तो उसकी रसीद देने से इनकार कर देता है, तो फिर क्या होगा कि ये शख्स जो पे करने वाला है, पेर है, ये कंफ्यूज है, तो उसको क्या करना है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर को ये रकम देगा। जब वो ये रकम दे चुका है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसके बाद सेक्शन 169 है। ये प्रोसीजर फॉर डिपॉजिट्स के हवाले से बात करता है। जो मनी पेयर ने दी है उसके हवाले से वही सेक्शन आगे चल रहा है। वो कहता है अगर ये मनी जो उसने पे की है ये गवर्नमेंट की ड्यू में है, गवर्नमेंट को देनी है, गवर्नमेंट की बनती है, तो वो फिर गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। अगर ये किसी और की है, और की बनती है ये रकम, तो रेवेन्यू ऑफिसर फिर क्या करेगा कि तमाम पॉसिबल क्लेमेंट्स को बुलाएगा, जो भी दावेदार हैं सबको बुलाएगा, और जो उसे लगा कि राइटफुल पर्सन है उसको दे देगा, या वो सिविल कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेगा, जिसके हक में सिविल कोर्ट फैसला करेगी उसको दे देगा। इसके बाद है गवर्नमेंट या रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी अदालत में उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता उन एक्ट्स के हवाले से जो उन्होंने गुड फेथ में किए हैं। ठीक है, वो कहता है इस डिपॉजिट के हवाले से उन्होंने कोई भी काम है जो अच्छी ईमान के साथ किए हैं, ईमानदारी के साथ किए हैं, उनको आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ सिविल एंड सिविल कोर्ट्स। चैप्टर यही है 14। इसका सेक्शन 170 ये डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। वो कहता है कि इफ़ सिविल आर क्रिमिनल कोर्ट अटैचमेंट को ऑर्डर करती है, या सेल ऑफ लैंड को ऑर्डर करती है, या इसकी प्रोड्यूस को सेल करने के हवाले से ऑर्डर करती है, तो ये ऑर्डर कलेक्टर को सेंड किया जाएगा। अगर कोई सिविल आर क्रिमिनल कोर्ट कोई अटैचमेंट आर सेल ऑफ लैंड या इसके प्रोड्यूस की अटैचमेंट के हवाले से कोई फैसला करती है, तो ये ऑर्डर जो होगा ये ऑर्डर कलेक्टर को दिया जाएगा। कलेक्टर इसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट किस करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बनाए हुए कवानीन के तहत। और ये कवानीन किसने अप्रूव किए हुए हैं? हाई कोर्ट एंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। ये आपने याद रखनी। ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रूल्स को कौन अप्रूव करता है? गवर्नमेंट अप्रूव करती है। यहाँ पे हाई कोर्ट भी लिखा, हाई कोर्ट का भी आपको तस्करा करना है अगर MCQ उधर आ जाता है तो। देन सेक्शन 171 है, ये डील करता है प्रिजर्वेशन ऑफ अटैच्ड प्रोड्यूस। वो कहता है कि एक लैंड है उस पर क्रॉप प्रोड्यूस होती है, उसकी अटैचमेंट हो गई है, वो गवर्नमेंट ने अटैच कर ली है किसी वजह से, अभी वो ऑनर से उन्होंने कब्जा नहीं लिया। वो कहता है ऑनर को अटैचमेंट जो है ये ऑनर को अपनी ज़मीन से फसल को हार्वेस्ट करने से नहीं रोकेगी। ये अटैचमेंट उसको फसल काटने और इसको स्टोर करने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं अगर ऑनर ये काम नहीं करता तो ऑफिसर खुद इसको इंश्योर करवाएगा कि इसकी फसल को बचाया जाए, इसको ज़ाया नहीं होने देना। जब प्रोड्यूस बेच देता है वो ओनर, तो फिर जो अटैचमेंट करने वाला है या कोई बायर है वो तब ज़मीन के अंदर इंटर होगा। ठीक हो गया। देन होता है कि
देन अगला जो है डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें सेक्शन 172 है, ये कहता है कि सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। कब इंटरफेयर नहीं कर सकती? वो कहता है कि उन मामलात के साथ सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, उनको डील नहीं कर सकती जो फाल करते हैं अंडर गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू ऑफिसर। वो कहता है जो ये इश्यूज़ हैं लाइक बाउंड्री के हवाले से, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से, म्यूटेशन के हवाले से, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के हवाले से, सेस के हवाले से, रेट के हवाले से, लैंड को पार्टीशन करने के हवाले से, जो हमने सारे ये रूल पढ़े, या रिकवरी ऑफ एरियाज के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, ये सारे के सारे रूल वो कहते हैं इनमें सिविल कोर्ट का कोई अमल तख्त नहीं होता। ठीक हो, ये रेवेन्यू कोर्ट ने या रेवेन्यू ऑफिसर्स ने ही डील करने होते हैं। इसके बाद है स्पेशल पावर्स टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। स्पेशल पावर्स को हम सेक्शन 173 में पहले देखते हैं। कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनको सिविल कोर्ट की पावर्स दी जाती हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। वो कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर्टन ऑफिसर्स को ये ऑथोराइज करता है कि वो सिविल कोर्ट के हवाले से एक्ट करें फॉर स्पेसिफिक लैंड रिलेटेड केसेस। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है कि किसी एक रेवेन्यू ऑफिसर को ये पावर प्रोवाइड कर देता है कि उसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स हैं, वो इन कोर्ट्स को, इन केसेस को ऐसे डील करें जैसे सिविल कोर्ट डील करती है। और वो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो इन सूट्स को और इन अपील्स को उसी तरह ट्राई करते हैं जैसे कोर्ट करती है। और इसके अलावा बोर्ड जब चाहे उनकी इस ऑथराइजेशन को कैंसिल भी कर सकता है। बोर्ड मेन अथॉरिटी है ना रेवेन्यू की, वो इसको कैंसिल भी कर सकता है। देन है सेक्शन 174। इसमें दूसरी पावर है बोर्ड रेवेन्यू ऑफिसर की, अपील्स एंड कंट्रोल ओवर सच ऑफिसर्स। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक्चुअली पावर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो ऑफिसर्स के डिसीजंस को क्या कर सकता है, उनको रेगुलेट भी कर सकता है और उनके खिलाफ भी अपील कर सकता है। वो कहता है अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन इशू नहीं होता तो तब तक, जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या नहीं कर रहा, उनकी पावर्स को नहीं ले रहा, पावर्स को वापस लेने वाले जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक वो ऑफिसर सिविल कोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन लैंड्स की बात आ जाती है। सेक्शन 175 जो है वो इंक्रोचमेंट की प्रिवेंशन के हवाले से बात करता है। वो कहता है एक लैंड है जो कॉमन यूज़ के लिए रिजर्व की गई है, लाइक ग्रेजिंग, पाथ, पाउंड्स, तालाब, चरागाहें, इटीसी, उसके ऊपर कोई बंदा इंक्रोचमेंट कर लेता है और इसका रिकॉर्ड 3 रिवीजन तक कंफर्म होता है कि इसने इंक्रोचमेंट की है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, वो इसकी इंक्रोचमेंट को रिजेक्ट करता है। पहले रिजेक्ट करने से पहले इसकी बात सुनी जाएगी, इसको सुनने का हक दिया जाएगा। वो कहता है इसके बाद पब्लिक नोटिस भी इशू किया जाएगा कि वो इस तरह की इंक्रोचमेंट ना करें। और इस केस में जो कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल होगा। ठीक है, सिविल कोर्ट का। इसके बाद सेक्शन 175A को हम देखते हैं, 75 से ही रिलेटेड है। अब एक केस है इंक्रोचमेंट का। इंक्रोचमेंट का आपको पता है ना, एक सरकारी जगह है, उसके ऊपर सरकारी जगह या कॉमन जगह है, उसके ऊपर किसी ने इंक्रोचमेंट कर दी, उसके ऊपर किसी ने अपना कोई घर वगैरह बना लिया या कोई अपनी दुकान बना ली, इट इज उसको इंक्रोचमेंट बोलता है। वो कहता है अगर कोई शख्स किसी विलेज रोड पे, पाथ पे या कॉमन प्लेस पे किसी पे भी कोई इंक्रोचमेंट करता है और इसको 30 दिन के अंदर अंदर रिमूव नहीं करता, 30 दिन याद रखना, 30 दिन, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर इसको 500 रुपये जुर्माना कर सकता है और इसे कह सकता है कि इसको हटा ले। जब तक वो उसको नहीं हटाएगा तब तक हर डे उसको 50 रुपये जुर्माना एडिशनल देना पड़ेगा, बढ़ता जाएगा। इसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड की बात करते हैं। सेक्शन 176 इससे डील करता है। वो कहता है विलेज रिकॉर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। विलेज का जो एक गांव है उसका रिकॉर्ड जो होगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की फॉर्म होगा। वो कहता है ऑल पेपर्स दैट विलेज ऑफिसर कीप अंडर दिस एक्ट आर प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी विलेज ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। किस एक्ट के तहत, किस ऑर्डर के तहत, कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत।
और किसी को भी हक हासिल है कि वो इनकी इंस्पेक्शन कर सके। कोई भी विलेज ऑफिसर के पास जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कानून शहादत के मुताबिक है वो, और कोई भी शख्स उसमें उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है। सेक्शन 177 इंस्पेक्शन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात करता है। वो कहते हैं कि मैप और लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं, लेकिन इनके लिए पेमेंट देनी पड़ती है, प्रिस्क्राइब्ड फ़ी देनी पड़ती है इनको इंस्पेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा अगर आपने उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ या एक्सट्रैक्ट्स लेने हैं उनके हवाले से भी फ़ी देनी पड़ती है। वो कहता है आफ्टर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन ओनली ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स कैन इशू कॉपीज़, पटवारीज कैन नॉट इशू मैनुअल कॉपीज़ आफ्टर दैट। ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ये पढ़ा था कि पहले पटवारी मैनुअल रिकॉर्डिंग करता है उसके राइट्स की, फिर उनको कंप्यूटराइज्ड किया जाता है। वो कहता है जब उनको कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाता है तो फिर पटवारी के पास हक नहीं है कि वो कोई कॉपी इशू कर सके। ठीक है, पटवारी के पास हक नहीं होगा, फिर ऑथराइज्ड ऑफिशियल जो होंगे जो इनको डील कर रहे होंगे कंप्यूटराइजेशन को, उनके पास इख्तियार होगा। देन हम चलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन रेवेन्यू ऑफिसर। 178 डील करता है इससे। ऑफिसर्स नॉट टू ट्रेड टू बिड आर बिड इन ऑक्शन। मैंने बताया कि कहीं सेल हो रही है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हमने पहले सेक्शंस में बातें की थी। वो कहता है इस केस में किसी ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिस के एम्प्लॉय को ये हक नहीं कि वो किसी बिड में हिस्सा ले सके जो रेवेन्यू रिकवरी के लिए कोई चीज़ पर बेची जा रही है उसको खरीद सके, उसको ये इख्तियार नहीं है, और ना ही वो इसकी ट्रेड में इंगेज हो सकता है। हाँ, हाउएवर वो क्या है कि एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है और वो इस एक्ट में शामिल हो रही है, उसके अंदर उसका अगर शेयर है तो फिर कोई इशू नहीं है। इसके बाद लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस का। इसमें हम 179 से 184 तक देखेंगे। इनमें सबसे पहला है सेक्शन 179 जो इफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स की बात करता है, मतलब कि ऑर्डर्स की हद की बात करता है कि ये फाइनल ऑर्डर है। वो कहता है जब एक्ट कहता है कि ये डिसीजन या ऑर्डर फाइनल है तो इसका मतलब है कि इसके खिलाफ कोई अपील आप दायर नहीं कर सकते। ताहम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इख्तियार है कि वो इसको चेंज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी पावर किसमें डील बताई गई है 164 के अंदर। 180 सेक्शन डील करता है लंबरदार की अपॉइंटमेंट की रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। वो कहता है कि अगर कोई ऐसा इलाका है जिसमें लंबरदारी का सिस्टम था ही नहीं इस एक्ट से पहले, तो वहाँ पे आप लंबरदार को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, सिस्टम ऑफ लंबरदारी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक हो। सेक्शन 181 कहता है, वो कहता है कि एक रेवेन्यू, ये एक्चुअली लीगल प्रोसीडिंग के ऊपर बैन है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा कर सकते। वो कहता है कि अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर कोई गुड फेथ में कोई काम करता है रेवेन्यू के हवाले से, तो उसके खिलाफ किसी भी अदालत में केस दायर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल रही है रेवेन्यू ऑफिसर को। इसके बाद सेक्शन 182, ये आपने लाजमी याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेक्शन है जो रूल्स को बनाने के हवाले से डील करता है, वो सेक्शन 182 है। वो कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से रूल बना सकता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल ये सेक्शन सारे रूल्स को डील करता है, वो हमने स्पेसिफिक चैप्टर के लिए देखे थे। वो कहता है ये जो रूल हैं ये किन किन चीज़ों को डील करेंगे ये आपने याद करने वाली नहीं है, ये आपको वैसे ही पता है सारी चीज़ें, कैसे और कब पेमेंट करनी है, प्रॉफिट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी डेट क्या फिक्स करनी है, लीगल प्रोसेस की फ़ीस कैसे रखनी है, क्या रखनी है, कितनी रखनी है, ड्यूटीज़ लोगों की क्या होंगी, और इंस्पेक्शन या कॉपिंग रिकॉर्ड कैसे रखनी है, और फ़ी के हवाले से जो सर्विसेज की फ़ी होंगी उनके हवाले से, फॉर्म एंड रिकॉर्ड्स के हवाले से, या कोई और नेसेसरी रूल जिसकी ज़रूरत पड़े उसको भी बना लिया जाता है। ठीक है, ये कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। किसके अप्रूवल से? गवर्नमेंट के अप्रूवल से। देन सेक्शन 183 है, वो कहता है जब ये रूल फाइनलाइज हो जाते हैं, इनको पब्लिकली पब्लिश कर दिया जाता है
ताकि लोग इनको पढ़ सकें और इनके ऊपर कमेंट दे सकें। ठीक हो गया। इसके अलावा वो कहता है इससे क्या होता है, रूल मेकिंग की ट्रांसपेरेंसी का पता चलता है। सेक्शन 184 लास्ट वाला सेक्शन है, रिपील्स एंड सेविंग्स की बात करता है। अच्छा एक बात याद रखनी, पार्ट 1 ऑफ स्केजुअल एंड पार्ट 2 ऑफ स्केजुअल जो इसके बाद हैं 184 के, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपने खुद पढ़ने। वो उनकी बात कर रहा है कि जो इनके अंदर लास हैं, वैसे उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, उनसे क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेना। वो कहता है पार्ट 1 ऑफ स्केजुअल के अंदर जो लास हैं वो रिपील कर दिए गए। कौन बता रहा है? 184 का सब सेक्शन 1। इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर जो लास हैं वो भी स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर रिपील कर दिए जाते हैं। ठीक है, रिपील कर दिए गए हैं। सब एरियाज़ के अंदर वो रिपील नहीं किए, पार्ट 2 वाले, पार्ट 1 वाले टोटली रिपील। अगली बात वो करता है, वो कहता है कि हाउ एवर द फॉलोइंग विल रिमेन वैलिड इवन आफ्टर रिपील। क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिपील होने के बाद भी एप्लीकेबल रही। वो तमाम रूल, अपॉइंटमेंट, रिकॉर्ड, राइट, रिलीजेस जो पुराने लॉ के मुताबिक बनाई गई थी वो तब तक कंटिन्यू करेंगी तब तक वो इस नए लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं आती, कोई उनका इसके साथ इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होती, कोई इख्तलाफ नहीं होता। वो कहता है कि तमाम प्रीवियस लैंड रेवेन्यू असेसमेंट जो इस ओल्ड लॉ के अंदर बनाई गई थी वो तब तक वो रहेंगी तब तक जब तक न्यू असेसमेंट नहीं बना दी जाती। पुराने लॉ के मुताबिक की गई असेसमेंट तब तक रहेंगी जब तक न्यू लॉ की असेसमेंट्स नहीं बना दी जाती। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो जिसकी समझ ना आई हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक हो गया। और यहाँ तक इसके बाद हम टेनेंसी एक्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।